नमस्कार दोस्तों। आज हम BHIC 132 के यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न रहेगा, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वो लिखेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। इसके साथ दस्तकारी, उत्पादन और व्यापार का भी विकास हुआ। कृषि से प्राप्त आय की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार थी। भूमि दान की बढ़ती परंपरा, श्रेणियों का विकास, सिक्कों का प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार के करों ने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, कृषि एवं कृषि उत्पादन। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। इस समय विभिन्न प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है तथा कृषि योग्य भूमि को अक्षेत्र कहा जाता था, जो गेहूँ, धान, दालें, चना, सब्जियां तथा कपास और नील जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता था। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों का प्रयोग होता था। सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख भी मिलता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि दान एवं किसानों की स्थिति। गुप्त काल में ब्राह्मणों तथा धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान देने की प्रथा बढ़ी। अधिकारियों को भी इनकी सेवाओं के बदले भूमि प्राप्त होने लगी। इससे भूमि पर अधिकार रखने वाले प्रभावशाली वर्ग का विकास हुआ। दूसरी ओर सामान्य किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। छोटे किसानों का उल्लेख मिलता है तथा कुछ किसान दूसरों की भूमि पर खेती करते थे। इस काल में बेगार जैसी प्रथाओं का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दस्तकारी एवं व्यापार। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ विकसित थी। मिट्टी के बर्तन, धातुओं की वस्तुएं, आभूषण, हाथी दांत की वस्तुएं, वस्त्र और अन्य उपयोगी सामान बनाए जाते थे। दस्तकार और व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे। ये श्रेणियाँ आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। व्यापार के लिए पाटलिपुत्र, उज्जैनी और वैशाली जैसे नगर महत्वपूर्ण केंद्र थे। विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। गुप्त शासकों द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन व्यापार लेन देन के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व व्यवस्था। गुप्त काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। कृषि उत्पादन का लगभग 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। भूमि की जानकारी और राजस्व संबंधी लेखा जोखा रखने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था थी। पुस्तपाल अभिलेखों और लेन देनों का विवरण रखने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी था। भू राजस्व के अतिरिक्त ऊपरी कर, व्यापारिक शुल्क तथा अन्य करों से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। विष्टि जैसी सेवाएं भी राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी थी। जंगलों, शाही भूमि, खानों और नमक आदि से प्राप्त आय पर भी राज्य का अधिकार था। निष्कर्ष में लिखेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था, जबकि दस्तकारी और व्यापार इसे व्यापक बनाया। भूमि दान की परंपरा ने ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा श्रेणियों और सिक्कों के कारण व्यापारिक गतिविधियां विकसित हुई। भू राजस्व, ऊपरी कर, व्यापारिक शुल्क और अन्य आय के स्रोतों ने राज्य के राजकोष को मजबूत बनाया। इस प्रकार कृषि, दस्तकारी, व्यापार और सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो है, गुप्तकालीन कला, वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का वर्णन कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, गुप्त काल भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में कला के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। गुप्त शासकों ने कलाकारों, विद्वानों को संरक्षण दिया, जिसके फलस्वरूप वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला ने उच्च स्तर की परिपक्वता प्राप्त की। इस काल की कला में सौंदर्य, संतुलन, आध्यात्मिकता और तकनीकी दक्षता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसी सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन वास्तुकला में लिखेंगे, गुप्तकाल में मंदिर वास्तुकला का व्यवस्थित विकास हुआ। पहले जहां धार्मिक वास्तुकला में गुफा और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रमुख थे, वहीं इस काल में स्वतंत्र रूप से निर्मित और संरचनात्मक मंदिरों की परंपरा विकसित हुई। मंदिरों में गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप जैसे स्थापत्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर तथा नचना कुठारा का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। देवगढ़ मंदिर के सुंदर मूर्तिपट वास्तुकला और मूर्तिकला के समन्वय को प्रदर्शित करते हैं।
गुप्त काल मंदिर निर्माण की ऐसी आधारभूमि बना जिसके बाद ही भारतीय मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया। गुप्तकालीन मूर्तिकला में लिखेंगे, गुप्तकालीन मूर्तिकला में सौंदर्य, शालीनता, संतुलन और आध्यात्मिक भाव प्रमुख थे। बुद्ध तथा बौद्धिस्तवों तथा ब्राह्मण देवी देवताओं प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। मथुरा और सारनाथ इस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे। गुप्तकालीन मूर्तियों ने मानव आकृति को आदर्श रूप प्रदान किया। बुद्ध प्रतिमाओं में शांत मुखाकृति, सौम्यता और आध्यात्मिकता का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इस काल में मूर्तिकला ने विदेशी प्रभावों से काफ़ी हद तक मुक्त होकर विशिष्ट भारतीय स्वरूप प्राप्त किया। गुप्तकालीन चित्रकला में लिखेंगे, गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्ट उपलब्धि अजंता के भित्ति चित्रों में दिखाई देती है। इसमें बौद्ध के जीवन, जातक कथाओं तथा धार्मिक और लौकिक जीवन के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण किया गया है। मानव आकृतियों, पशु पक्षियों और दैनिक जीवन के दृश्यों को अत्यंत कुशलता एवं स्वाभाविकता से प्रस्तुत किया गया है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं, मुद्राओं और गतिविधियों का सुंदर चित्रण मिलता है। रंगों, रेखाओं और आकृतियों के सामंजस्य ने इन चित्रों की विशिष्ट कलात्मक गुणवत्ता प्रदान की है। इन चित्रों से तत्कालीन समाज और जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। निष्कर्ष में लिखेंगे, गुप्तकालीन कला और भारतीय कला के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण थी। वास्तुकला में संरचनात्मक मंदिरों की परंपरा विकसित हुई। मूर्तिकाल ने सौंदर्य और आध्यात्मिकता का आदर्श प्रस्तुत किया तथा अजंता की चित्रकला ने धार्मिक एवं लौकिक जीवन को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। इस प्रकार गुप्तकाल की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला ने भारतीय काल को एक परिष्कृत एवं विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया और आने वाली कला परंपराओं के लिए मजबूत आधार तैयार किया। तो इसके 2 प्रश्न दोस्तों हमने कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक प्रश्न और बचता है यूनिट 2 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में PDF लिखें, आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क प्राप्त करें। यहाँ से आप प्रश्न को डायरेक्टली एग्ज़ाम में लिख सकते हो। हमने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स तैयार किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।